नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए ईवीएस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त 2023 को प्रस्तावित है, में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टेपकोआ और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। सेकंड क्वेश्चन है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ये है, एक, फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी उगाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये भी नहीं होगा। यानी अब तक केवल ये और बी सही हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ई, एक ही खेत में भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि दो सेकंड प्रश्न के लिए ये बी और ई ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है, क्या हो जाएगा? काली मिर्च। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर ही पहचान लेता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, श्रीनगर। श्रीनगर में अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पीना पसंद करते हैं। शिलांग पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित एक पर्वतीय स्थल एवं मेघालय की राजधानी है। मेघालय में खासी जनजाति के लोग मांसाहार के शौकीन होते हैं। ये लोग अक्सर सूअर और मछली खाना पसंद करते हैं। यहाँ बनाया जाने वाला मछली का अचार मांसाहारी पर्यटकों के लिए मशहूर है। हैदराबाद का मशहूर व्यंजन हैदराबादी बिरयानी है। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया है। वहाँ जिस प्रकार के घरों के लोग रहते हैं उनमें ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया गया है। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर में यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घरों में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं। ये राज्य होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। इस प्रश्न को आप सभी लोग पॉज करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के युग्म जोड़े को चुनिए। 8 का कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है मलेरिया और मियादी बुखार। दूसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया और डेंगू। तो यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिकनगुनिया और डेंगू ये सब मच्छर से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बाज और गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? कौन सा आसन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड।
झारखंड में जंगल को तोरांग बोलते हैं। तोरांग नाम का अर्थ झारखंड में जंगल होता है। कुडुख भाषा झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है, जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। झारखंड सहित कई राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों में कुडुख सबसे अधिक बोली जाती है। यह एक द्रविड़ भाषा है। आदिवासी के लोग जो जंगल के पास रहते हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, दवा आदि के लिए जंगल पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी छात्र का घर यक्स और उसका विद्यालय वाई पर है तथा यक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वो छात्र पहले ये पर जाता है और यक्स के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। इसको आप सभी लोग, डायरेक्शन का प्रश्न है, आप सभी लोग इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 बजे चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन के इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। औसत चाल का क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना था? 1877, और पूरा टाइम कितना लगा? पूरा टाइम 3.5 घंटा लगा है। तब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 61.54 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश के 3 सीमांकन प्रदेश हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से लगने वाले 3 राज्य बताने हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये सभी का सीमा मध्य प्रदेश से लगता है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में गुजरात। मध्य प्रदेश पूर्णतः चारों ओर स्थलों से घिरा हुआ है। प्रदेश की सीमा ना तो किसी सागरीय सीमा को स्पर्श करती हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। ये देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, यानी कि मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा किसके लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राज्यों का हो एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर में हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटीय भाग बनाते हैं। प्रायद्वीपीय स्थल का वो भाग है जो 3 तरह जल से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में वो युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रमा अवधान असमर्थ शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वो साकेंद्रित थी। किस पे संकेंद्रित थी? संज्ञान पर। रमा अवधान असमर्थ शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वो संज्ञान पर साकेंद्रित थी। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में सन 1967 ईस्वी में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग अच्छे से कहीं अलग नोट कर लेना, CDP में ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। EVS के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक का उद्देश्य है पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में वृद्धि, पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि,
उससे अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि। इसका ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि, यानी अध्यापक चाहता है कि उनके अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन क्या है? शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ऑप्शन बी, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। ऑप्शन सी, शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। ऑप्शन डी, शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन को महत्व को समझाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कौन सा? ये, बी और सी। यानी कि इसमें सही हो जाएगा कौन कौन? ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? क्रियाकलाप का संपादन या पुनरावृत्ति करना, योजना बनाना, पराक्रम पर विचार या चिंतन करना। पहले क्या होगा? पहले आप योजना बनाएंगे, एक नंबर पे ये हो जाएगा। योजना बनाने के बाद आप क्रियाकलाप का संपादन करेंगे, फिर उसके बाद आप चिंतन करेंगे, फिर पुनरावृत्ति करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। पहले सी होगा, फिर ये, फिर डी, फिर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी स्थित पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं के अंतर्दृष्टि विकसित करना, किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। तो आपको बताना क्या है? पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, यानी कि टीचर उनके अंतर्दृष्टि को विकसित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को समझाइए। इसका ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, या विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऐसा करने का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता को विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना है। ईवीएस अधिगम की प्रक्रिया में पहेलियों का उपयोग करने से छात्रों की भागीदारी, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल जा सकती है। खेल, पहेली, प्रदर्शन, कलाकृति, फिल्म, पोस्टर, चार्ट आदि ईवीएस कक्षा का एक हिस्सा होना चाहिए, जिसमें बच्चों को देखने, तलाशने और अनुभव साझा करने में अवसर मिलते हैं। गतिविधियों बच्चों के लिए खुद को अभिव्यक्ति करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेल और पहेलियों किसी भी छात्र को किसी भी विषय में संलग्न करने के लिए उत्कृष्ट दृष्टिकोण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने को नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? देश में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का रिकॉर्ड बनाएं, विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो उसका क्या उद्देश्य है? हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी में कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वो कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी की से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया और एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया है। कौन सा प्रदान किया है? विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, ये सही हो जाएगा, जिससे कि वो अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्विता को मन में बैठाना, ये ऑप्शन नहीं होगा। जहाँ भी प्रतिद्वंद्विता आएगा वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, उसे पढ़िए और पढ़ाइए, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे आप बताइए, आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 24 का, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। यानी कि आप जब कोई चीज़ समूह में पढ़ेंगे बच्चे तो उसको आसानी से समझ पाएंगे। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का उत्तरदायित्व लेते हैं ताकि शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में आवश्यक शिक्षण परिवर्तन लाया जा सके। इसके अंतर्गत प्रथम सोपान में समूह शिक्षण की योजना की तैयारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, ये तो हो नहीं सकता। विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है? विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यह शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है यह शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे। ईवीएस शिक्षण को अधिक प्रभावी करने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु निम्न हैं। कौन कौन हैं? ईवीएस कहानियों और कविताओं में बच्चों को अपने साथियों के साथ जुड़ने में मदद करता है, या बच्चों को एक प्रभावी सीखने का माहौल प्रदान करता है, या भाषाई दक्षताओं को बढ़ाने के साथ साथ सीखने को और अधिक रोचक बनाता है, या बच्चों को विविध संदर्भ में सीखने में सहायता करता है और बच्चों को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्ति करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए और जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? कौन सा नहीं है? डिटरमाइनिंग यानी कि नियत करना, प्रेक्षण करना हो जाएगा, पूर्वानुमान लगाना ये भी हो जाएगा और निष्कर्ष निकालना ये भी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये। ईवीएस शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं जिनमें से नियत करना एक कौशल नहीं है, जबकि प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना ईवीएस शिक्षण कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? किस में दिया गया है? 3rd, 4th और 5th में। 3rd और 4th ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर कक्षा 3, 4 और 5 की कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन कौन हैं? वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। कितने परसेंट? 6%। 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रास इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कि क्या बदलकर? पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, ये तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से होगा नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, जहाँ भी व्याख्यान एक्सप्लेनेशन का काम आएगा, जिस भी ऑप्शन में वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो पाएगा। किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, जहाँ पर किसी भी ऑप्शन में, चाहे वो CDP आप सॉल्व कर रहे हों या आप EVS सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे व्याख्या केवल मात्र ही ऐसे कुछ शब्द मिले, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर C भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसके भविष्य में उपलब्धता और उपयोग संबंधी चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कक्षा में कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसके भविष्य में उपलब्धता और उपयोग संबंधी चर्चा करके समझाएंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आधुनिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण, पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। 30 क्वेश्चन हो गया। फ्रेंड्स, आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अच्छा आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी CDP और EVS के प्रश्न हैं, हम इस पर प्रैक्टिस कराएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से वॉच कीजिए, जिससे कि आप आने वाले CTET एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में अच्छा मार्क्स ला पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।